स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक की। ब्लॉक क्या होता है, इसके कैटेगरी में कौन कौन से जो एलिमेंट्स आएंगे उसकी अपन चर्चा करेंगे और इसकी पी ब्लॉक की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है उसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉक की। देखिएगा, मैंने बोला था ब्लॉक की जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की जो ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेशन की जो धारणा दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, बोरबरी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया था एलिमेंट्स का। उसने क्या कहा था, कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट के अंतर्गत इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, कोई भी अंतिम इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, बाह्यतम कोश में। बोरबरी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था, किसी बाह्यतम कोश में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आएगा वो जिस कक्षक में आता है, जिस कक्षक में आता है वही उसी का क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है। पीरियोडिक टेबल में बोरबरी क्लासिफिकेशन क्या था कि कोई भी एलिमेंट जिसमें बाह्यतम कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन आएगा, जिस कक्षक में आता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, वही उसका क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है। अगर मैं बात करूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन किस में आता हो, एस ऑर्बिटल में आता हो तो क्या कहलाएगा, एस ब्लॉक। पी में आता हो तो पी ब्लॉक, डी में आता हो तो डी ब्लॉक, एफ में आता हो तो एफ ब्लॉक। अपने एस ब्लॉक की बात कर ली थी, आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंतर्गत अपनी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे एलिमेंट जिसमें बाह्यतम कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता हो, पी कक्षक में आता हो, वो क्या कहलाता है, पी ब्लॉक कहलाता है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई बोरबरी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता है, बाह्यतम कोश के पी ऑर्बिटल में, इसलिए इसको क्या बोल दिया, पी ब्लॉक। अब अपन बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की। देखिएगा, चलिए देखिएगा, ये तो बात हो गई अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, पी ऑर्बिटल में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला जाता है, तो पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है NH2 NP1 से 6। ये क्या होता है, पी ब्लॉक का जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है NH2 NP1 से 6। N ये क्या है, यहाँ पे वैलेंस सेल, N यहाँ पे क्या है, वैलेंस सेल। बाह्यतम कोश बोल दो, संयोजी कोश बोल दो, वैलेंस सेल बोल दो। N क्या है, वैलेंस सेल। N की वैल्यू कितनी कितनी होगी, देखिएगा ध्यान से। N किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, अपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, पी ब्लॉक का जो आवर्त होता है, कौन कौन से आवर्त में आता है ये। अगर पीरियड की मैं बात करूं तो पी ब्लॉक का पीरियड कहां से कहां लेके होता है, इसकी रेंज क्या होती है, 2 से लेके 6 तक क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। तो यहाँ से आवर्त की मैं बात करूं तो यहाँ से 2 सेकेंड आवर से लेके 6 आवर तक क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। इसकी मैंने लोकेशन बताई थी आप लोगों को। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, 2 से लेके 6 तक हो सकती है। तो यहाँ पे अलग अलग अपन बात करेंगे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। वो भी किसका, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NH2 NP1 से 6 बोला जाता है। सबसे पहले आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, अब बात की जाए इस पी ब्लॉक में, पीरियड की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसमें ग्रुप की। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे, कौन कौन से ग्रुप हैं। वैसे पीरियोडिक टेबल में अपने इसको कंप्लीटली डिफाइन कर लिया था, उसको मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। देखिएगा ध्यान से, पी ब्लॉक में मैंने कहा था, पी ब्लॉक जो होता है वो 13 से लेके 18 तक क्या होता है, इसका वर्ग होता है, ग्रुप होता है। 13 से 18 तक का ग्रुप किसका होता है, पी ब्लॉक का होता है। 13 से 18 वर्ग का ग्रुप हो गया, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, 13 से 18 का मतलब 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये ग्रुप हो गए, कितने हो गए टोटल, 6 ग्रुप हो गए। इसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं देखना। अपने 13 एलिमेंट्स को क्या कहा था, 13 ग्रुप्स को क्या बोला था, 13
4th ए, इसको 5th ए, 6th ए, 7th ए, और इसको क्या बोला था 8th ए या 0 बोल देते हैं इसको। 18th ग्रुप को क्या बोल दिया जाता है 0 बोल दिया जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, अब अगर बात करूं मैं 13th ग्रुप की, 13 ग्रुप की कैटेगरी में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसको क्या बोला जाएगा बोरोन फैमिली। इसको क्या बोला जाएगा बोरोन फैमिली। 14th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स इसकी कैटेगरी में आएंगे उसको क्या बोला जाएगा कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली। 15th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसको क्या बोला जाएगा नाइट्रोजन फैमिली। 16th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसको क्या बोला जाएगा ऑक्सीजन फैमिली। 17th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसको क्या बोला जाएगा हैलोजन फैमिली। और ये इसको क्या बोला जाता है, इससे 18th ग्रुप वाले एलिमेंट्स में जितने भी आएंगे इसमें कैटेगरी में तो उसको क्या बोला जाएगा नोबल गैस, नोबल फैमिली। अब देखिएगा ध्यान से, अपन 1 बाय 1 चर्चा करते हैं इसकी। सबसे पहले मैं बात करूं 15th ग्रुप की। 15th ग्रुप के अंतर्गत अपन यहाँ पे स्पेसिफिक मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली को और क्या बोल दिया जाता है, कई बार निकोजन बोल दिया जाता है। नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोल दिया जाता है निकोजन। नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोल दिया जाता है निकोजन बोल दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, निकोजन क्या होता है, निकोजन का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, तो निकोजन का बेसिकली मीनिंग होता है ये गले में क्या करता है अवरुद्ध उत्पन्न करता है। निकोजन जितनी भी ये नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं गले में खराश उत्पन्न या गले में अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है इसके कारण। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ध्यान से, गले में क्या हो जाता है अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। इसको क्या बोल दिया जाता है निकोजन्स बोल दिया जाता है। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, निकोजन की बात हो गई। अब मैं बात करूं इसको और क्यों बोला जाता है निकोजन, इसका कारण क्या है। इसका कारण और बोल दिया जाता है जो उर्वरक होती है, उर्वरक फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन कौन करता है निकोजन्स होती है। नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो क्या करते हैं उर्वरक का निर्माण करते हैं। उर्वरक का मतलब क्या हो गया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का निर्माण करेगा, प्रोडक्शन करेगी। तो इसके लिए क्या बोल दिया जाता है इसमें नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स को निकोजन बोल दिया जाता है। तो दो तरीके काम आ गए यहाँ पे। एक तो गले में अवरुद्ध उत्पन्न करेगी जितने भी एलिमेंट्स है नाइट्रोजन फैमिली में, और क्या करेंगे ये उर्वरक का निर्माण करेंगे। इसका मतलब फर्टिलाइजर का क्या करेगी प्रोडक्शन करेंगी। अब बात आती है यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोल दिया जाता है चाल्कोजन। ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोल दिया जाता है चाल्कोजन, चाल्कोजन भी बोल दिया जाता है। चाल्कोजन का कारण क्या है, चाल्कोजन क्यों बोला गया, तो इसका कारण होता है ये क्या करते हैं ओरे का प्रोडक्शन करते हैं, ओरे का प्रोडक्शन करते हैं। ओरे का मतलब क्या हो गया एस का निर्माण करते हैं। एस का जितने भी एस हैं उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, एस का निर्माण किस फैमिली से रिलेटेड होता है ऑक्सीजन फैमिली से, जिसको क्या बोल दिया जाता है चाल्कोजन बोल दिया जाता है। अब मैं बात करूं 17th ग्रुप की हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली की बात हो गई, इसको क्या बोल दिया जाता है ये जो हैलोजन फैमिली, इसको हैलोजन्स, इसमें सभी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे हैलोजन्स। और ये कौन सी फैमिली है नोबल, नोबल गैसेस इसमें प्रेजेंट होंगी, नोबल गैसेस। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है नोबल या इनर्ट। कई बार इसको क्या काम में ले लिया जाता है इनर्ट गैस, इनर्ट फैमिली। इसमें इनर्ट गैसेस होती हैं किसमें 18th ग्रुप की बात करूं तो 18th ग्रुप को क्या बोल दिया जाता है नोबल गैस या इनर्ट गैस। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज अपन ने क्या कर लिया ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने सभी की फैमिली बना दी। बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन फैमिली एंड इनर्ट गैस फैमिली। इसको सबसे पहले आप उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा बच्चों, ये बात हो गई ग्रुप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग पी ब्लॉक में एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उसकी फैमिलीज की बात हो गई। इसकी अपन स्टडी करेंगे 1 बाय 1। तो
अब अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल एलिमेंट्स की बात करूं पी ब्लॉक में तो टोटल 6 वर्ग हैं और एक वर्ग में कितने एलिमेंट्स आएंगे 5, टोटल 6 वर्ग हैं। अगर मैं बात करूं टोटल एलिमेंट इन पी ब्लॉक कितने एलिमेंट होंगे टोटल, मैंने कहा 6 तो वर्ग होते हैं 13 से लेके 18 तक। एक वर्ग में कितने होते हैं एलिमेंट्स 5, तो 6 में कितने होंगे टोटल 30 होंगी। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं पी ब्लॉक में 30। अब बात आती है, देखना बच्चों ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं, मैंने कहा था पी ब्लॉक में अपने आवर्त सारणी का जो ढांचा तैयार किया था उसमें मैंने बात की थी इस तरीके से, अपने क्या किया था यहाँ पे पी ब्लॉक बनाया था। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से। अब अगर मैं बात करूँ इसके अंतर्गत तो ये क्या है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हेलोजन फैमिली। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा नियोन। तो ये 18th ग्रुप हो गया, 17th, 16th, 15th, 13th और ये कौन सा हो गया 13 से लेकर 18 ग्रुप टोटल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा ध्यान से। अब अगर बात की जाए टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं 30। अब अगर मैं बात करूं इस पी ब्लॉक में, मैंने कहा था ये जो कैटेगरी होती है इसके अंदर क्या मिलते हैं मेटेलॉइड्स मिलते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत क्या मिलते हैं मेटेलॉइड्स। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे इस पी ब्लॉक में मेटेलॉइड्स, उपधातु मिलती हैं। मैंने कहा था इन उपधातुओं के लेफ्ट साइड में क्या मिलती हैं, लेफ्ट साइड में सभी मेटल्स मिलती हैं। लेफ्ट साइड में क्या मिलती हैं मेटल्स मिलती हैं। तो उपधातुओं के मेटेलॉइड्स के लेफ्ट साइड में क्या मिलती हैं मेटल्स मिलती हैं। और इसके राइट साइड में, ये राइट साइड और अपर साइड, यहाँ पे क्या होगी इसकी अपर साइड, इन दोनों ही जगह क्या मिलती हैं नॉन मेटल्स मिलती हैं। तो पी ब्लॉक में इन तीनों से क्या कंक्लूजन निकला कि पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स तीनों तरीके की क्या पाई जाती हैं एलिमेंट से पाए जाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स तीनों तरीके की एलिमेंट्स देखने को मिलती हैं। स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, इसको पहले आप उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं पी ब्लॉक के अदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की। किसकी बात करेंगे पी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट की। जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी सभी की अपन ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। देखना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक कैसे चेक की जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट सभी एलिमेंट्स की, उसकी मैं चर्चा करूंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक फैमिली वाइज अपन अलग अलग इसमें क्या पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो पी ब्लॉक के लिए जो ऑक्सीकरण अवस्था क्या बताई जाती है, यहाँ पे विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट क्या देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगी। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेंगी। अब बात आती है इनकी रेंज क्या होती है। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने का कारण क्या है, क्यों मिलती हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी रेंज क्या होगी। अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मिली है तो इसकी रेंज किस कैटेगरी में आती है, उस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा बच्चों ध्यान से, रेंज की बात की जाए तो रेंज क्या बताई जाती है। देखिएगा यहाँ पे रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिएगा बच्चों इसकी रेंज क्या बोली जाती है n माइनस एट टू टिल n।
n-8 टू टिल n-8 से लेके n तक क्या बोली जाती है, इसकी ऑक्सीडेशन रेंज बोली जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज बोली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे n का मतलब क्या होता है और n यहाँ पे देखना ध्यान से। अब अगर मैं बात करूँ ये तो रेंज हो गई, यहाँ पे n का मतलब क्या है, n का मतलब बोला जाता है वर्ग संख्या, ग्रुप नंबर। कोई एलिमेंट जिस ग्रुप का है उसी के अकॉर्डिंग उसकी रेंज बता दी जाएगी। तो n यहाँ पे क्या होता है, वर्ग संख्या, या मैं बोल दूं संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिएगा बच्चों, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है उसकी मैं बात करूंगा। अकॉर्डिंग टू सभी फैमिली में अपन क्या करेंगे, इस रेंज की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज की बात करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, n-8 टू n यहाँ पे क्या है, ग्रुप नंबर या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ वैलेंस सेल। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 बाय 1 सभी ग्रुप्स की, तो देखना 13 ग्रुप की अगर मैं बात करूं, 13 ग्रुप की अगर बात करूं तो इसमें इसको क्या बोला जाता है, 13 ग्रुप को क्या बोला जाता है, 13A, उसके बाद 3rd A, 4A, 5th A, 6A, 7A, 7A और 0 ग्रुप। तो 13 से लेके 18 तक क्या होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं। अब अपन इसकी रेंज की बात करेंगे। देखिएगा सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फैमिली की बात करूँ तो सबसे पहले बोरॉन फैमिली, उसके बाद कार्बन फैमिली, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, उसके बाद हैलोजन फैमिली और उसके बाद नोबल गैस फैमिली, नोबल गैस फैमिली। अब देखिएगा बच्चों, अगर बात की जाए यहाँ पे मैंने कहा n क्या होता है, n होता है वर्ग संख्या। वर्ग संख्या का मतलब जो जिस ग्रुप का एलिमेंट है उसी के अकॉर्डिंग n काम में लेना है। तो यहाँ पे बोरॉन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से रेंज निकालेंगे। रेंज कैसे निकाली जाती है देखिएगा ध्यान से, 1 बाय 1 अपन चर्चा करते हैं इसमें। तो ये तो क्या हो गए, सभी ग्रुप्स हो गए 13 से लेकर 18 तक। बोरॉन फैमिली की अगर मैं बात करूं, बोरॉन किस में आता है, 3rd A में। तो 3rd A क्या होता है, इसका n होता है, ग्रुप होता है। तो ग्रुप की संख्या यहाँ पे क्या है, 3 हो गई। 3rd A का मतलब 3, 13 ग्रुप है लेकिन इसको क्या बोला जाता है, 3rd A। तो यहाँ पे ग्रुप की संख्या या नंबर ऑफ ग्रुप क्या होगा, 3rd A 3 होगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे बोरॉन फैमिली के लिए कितनी आएगी, 3 आएगी। तो देखना क्या होगा फॉर्मूला, 3 - 8 टू n तक, n इसका कितना है, 3। बोरॉन फैमिली के लिए n कितना आएगा, 3, क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है, 3 होती है। 3rd A ग्रुप का एलिमेंट है, 3rd A फैमिली की बात करें तो इसमें रेंज कितनी आएगी, 3 - 8 टू 3। तो कितना आएगा ये, -5 से लेके 3 तक, ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज कितनी बोली जाती है बोरॉन फैमिली की, -5 से 3 तक। इस तरीके से ध्यान में रखनी है। इसी के अकॉर्डिंग अपन सभी की निकाल लेंगे। इसके लिए कार्बन फैमिली के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो 4 - 8 से n तक, n कितना है, 4। तो कितनी आएगी रेंज, -4 से 4 तक। इसी तरीके से नाइट्रोजन फैमिली के लिए कितना आएगा, 5 से कितना आएगा, -3 से 5 तक। इसी तरीके से इसमें 6 - 8 से लेके कितना आएगा, 6 तक। तो कितना आएगा, -2 से 6 तक। इसी तरीके से इसमें हैलोजन फैमिली में -7 - 8 टू 7 कितना आएगा, -1 से 7 तक। इसी तरीके नोबल गैस के लिए मैं बात करूँ, 8 - 8 टू 8, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 टू 8 तक मिलेगी। अब देखिएगा बच्चों, ये तो बात हो गई इनकी रेंज की, सभी फैमिलीज की अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर। और इसकी रेंज क्या बताई जाती है, n - 8 टू n के अकॉर्डिंग इसकी रेंज बताई जाती है। तो सभी में अपन ने क्या निकाल ली, इसकी रेंज निकाल ली। ये रेंज हो गई बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और नोबल गैस की, सभी की रेंज हो गई। सबसे पहले आप इसे ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज को उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट।
तो मैंने कहा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार की क्या देते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा पी ब्लॉक का, ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या होगी n-8 to n। इसका मतलब इसके बीच में ये सभी तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं। इसके अंतर्गत है बोरॉन फैमिली में -5 से 3, इसी तरीके से यहाँ पे नोबल गैस की बात करूँ तो 0 से 8 तक इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। पॉसिबिलिटी मैंने बता दी, इसकी रेंज बताई है मैंने। सभी एलिमेंट्स की कैसे होगी, स्टेबल कौन सी होगी, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। चलिएगा बच्चों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। तो बच्चों पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट की ये जो बात हुई है, ये रेंज की बात हो गई। अब बात आती है इसमें स्टेबल कौन सी होगी, उसकी मैं बात कर लेता हूं। देखिएगा सभी एलिमेंट्स की अपन ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, एक स्टेबल एक है अनस्टेबल। देखिएगा ध्यान से। अब अगर पी ब्लॉक की बात करूं मैं, पी ब्लॉक की क्या पूछ ले कोई, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए पी ब्लॉक क्या बोली जाती है, फॉर्मूला क्या होगा n। अगर कोई क्या पूछ ले, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, IPE। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है उसकी मैं बात कर लूंगा। सबसे पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या पूछ ले, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले। तो क्या बतानी है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है पी ब्लॉक की, वो क्या बतानी है, जो नॉर्मल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें से क्या कर देना, 2 कम कर देना, n-2। इसमें से 2 कम कर देगा तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो किसके कारण आएगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। अब बात आती है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की अपन चर्चा करेंगे, इसको अलग से पढ़ लेंगे। सबसे पहले अपने को क्या ध्यान में रखना है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक की क्या होती है, n से बोली जाती है। कोई एलिमेंट जिस ग्रुप का होता है उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाएगी। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो उसमें से जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है जनरली उसमें क्या कर देना है, 2 कम करके लिखना है। तो n-2 क्या हो गई, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले फॉर्मूला को उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट पर। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ा जिसके कारण ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को 2 कम करनी पड़ी। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। देखिएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोला जाता है, कुछ पी ब्लॉक के तत्वों में इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोला जाता है, कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो बाह्यतम कोष होता है, बाह्यतम कोष का जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाह्यतम कोष के s इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का बाह्यतम कोष का s इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अक्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो संयोजकता में भाग नहीं लेते। मैंने क्या कहा, स्टेटमेंट में बता देता हूं, उसको समझा दूंगा। देखिएगा स्टेटमेंट मैंने कहा कुछ पी ब्लॉक के, कुछ पी ब्लॉक के तत्वों में बाह्यतम कोष के, बाह्यतम कोष के वैलेंस सेल की बात कर रहा हूं मैं, बाह्यतम कोष के s इलेक्ट्रॉन्स, बाह्यतम कोष के s इलेक्ट्रॉन अक्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव होने का मतलब क्या हुआ, अर्थात s इलेक्ट्रॉन संयोजकता, संयोजकता दर्शाने में भाग नहीं लेते, संयोजकता दर्शाने में भाग नहीं लेंगे। कैसे नहीं लेंगे उसकी मैं चर्चा करूंगा, डिटेल पढ़ेंगे अपन इसको। सबसे पहले बात आती है इनर्ट पेयर इफेक्ट पे।
क्या होता है। तो इस प्रभाव को क्या बोला जाता है। इस तरीके का कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में बाह्यतम कोश के s इलेक्ट्रॉन का इनएक्टिव हो जाना, s इलेक्ट्रॉन का इनएक्टिव हो जाना क्या कहलाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया इसका मतलब बाह्यतम कोश के वैलेंस शेल में s इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेंगे, संयोजकता या वैलेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वैलेंसी रिप्रेजेंट करने के लिए इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो यहाँ पे वैलेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे s इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या बोला जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे पहले आप इसे डेफिनेशन को उतार लें कि जनरली अकीरीय युग्म प्रभाव क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। चलिएगा बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं अपन कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिएगा। एक स्टेटमेंट बोला जाता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, जो कक्षकों का विसरण जो होता है, कक्षकों का विसरण या कक्षकों का अलग होना, कक्षकों का जो विसरण बोला जाता है वो क्या होता है, दुर्बल परिरक्षण। दुर्बल परिरक्षण, दुर्बल परिरक्षण का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वीक शिल्डिंग इफेक्ट। वीक शिल्डिंग इफेक्ट, दुर्बल परिरक्षण, और क्या बोला जाता है, बढ़ता नाभिकीय आवेश। बढ़ता नाभिकीय आवेश। उसने क्या कहा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, कक्षकों का जो विसरण बोला जाता है, कक्षकों का जो सेपरेशन होता है वो दुर्बल परिरक्षण। दुर्बल परिरक्षण का मतलब वीक शिल्डिंग, इसकी मैं बात करूंगा। शिल्डिंग क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, और बढ़ता नाभिकीय आवेश, ये किसके कारण होते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का कारण क्या है, 3 कारण बताए मैंने। कौन कौन से, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर कक्षकों का जो विसरण बोला जाता है, ऑर्बिटल्स का जो सेपरेशन बोला जाता है, और इसका कारण क्या है, सबसे पहला कारण क्या हो गया, ऑर्बिटल्स का सेपरेशन। कैसे होगा उसकी मैं बात करूंगा। अब देखिए सेकंड क्या है, दुर्बल परिरक्षण, शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, वीक शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, उसकी भी मैं बात कर लूंगा। तो कारण इसके कितने हो गए, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कितने कारण हो गए, 3 कारण हो गए। कौन कौन से, कक्षकों का विसरण, दुर्बल परिरक्षण और बढ़ता नाभिकीय आवेश। इसका मतलब इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड वीक शिल्डिंग। तो ये क्या होता है, इसका कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट का कारण क्या बोला जाता है कि s इलेक्ट्रॉन जो इनएक्टिव हो गए थे, जो वैलेंसी रिप्रेजेंट करने में इंक्लूड नहीं हो रहे थे, उसका कारण क्या है, कक्षकों का विसरण, दुर्बल परिरक्षण, बढ़ता नाभिकीय आवेश। इसके अपन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को उतार लें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का कारण क्या है। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट की। किसकी बात कर रहा हूं, शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। शिल्डिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या है, वीक। तो शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ ले आप लोग। शिल्डिंग इफेक्ट होता है किसी एटम के एलिमेंट्स की बात की जाए तो बाह्यतम कोश के, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, शिल्डिंग इफेक्ट। देखना मैंने क्या कहा, अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ये कोई नाभिक है, इसके चारों ओर ये क्या है, सेल। तो यहाँ पे देखना बच्चों ध्यान से, इस नाभिकीय आवेश कितना होता है, प्लस जेडी।
नाभिकीय आवेश कितना बोला जाता है, प्लस ZE नाभिकीय आवेश। इस नाभिकीय आवेश के अट्रैक्शन में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इसके क्या है, आकर्षण में है। इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो इन सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं, अगर ये क्या है, वैलेंस सेल है, मान लो ये मैंने कंसीडर कर लिया वैलेंस सेल, ये यहाँ पे क्या है, कोई वैलेंस सेल है, संयोजी कोश है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, और इसमें वैलेंस सेल के अंदर जो सेल होगा उसको क्या बोला जाएगा, इनर सेल। कोई भी इनर सेल, आंतरिक कोश। तो आंतरिक कोश के इस सेल में, इनर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्ष करने की जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, शील्डिंग इफेक्ट। इन दोनों के बीच जो रिपल्सन लगने की जो पावर है, रिपल्सन, इन दोनों के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन। तो मैंने कहा आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। इसका क्या फर्क पड़ा, इसका मतलब क्या होगा, बेसिकली देखना ध्यान से। अगर मैं बात करूं यहाँ से, इस प्लस ZE आवेश, नाभिकीय आवेश से इसकी दूरी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर बात करूं मैं, इस नाभिकीय आवेश से दूरी ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित किए गए हैं इनर सेल से, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है किसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को। वैलेंस सेल का मतलब क्या हो गया, जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या कर देगा, नाभिक से दूर ले जाएगा। प्रतिकर्षण करने का मतलब नाभिक से दूर ले जाएगा। तो नाभिक से दूर करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नाभिक से दूर चले गए, इसका मतलब नाभिक से आकर्षण क्या हो गया, उसका कम हो गया। तो नाभिक से आकर्षण कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे इस नाभिक को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किससे ना, इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे इसका बेसिकली मीनिंग क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चले गए, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का इस नाभिकीय आवेश से क्या किया जाता है, परिरक्षण किया जाता है, रक्षा की जाती है। इन इलेक्ट्रॉन की नाभिकीय आवेश से रक्षा की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि जब किसी भी तरीके का कोई रिपल्सन नहीं था तो ये नाभिक के बिल्कुल नजदीक थे, जिसके कारण नाभिकीय आवेश इस पर थोड़ा क्या लगा रहा था, अट्रैक्शन लगा रहा था। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या किए गए, इनर सेल के द्वारा इसको इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन किया गया, तो नाभिकीय आवेश इसकी दूरी बढ़ गई, नाभिकीय आवेश से उन इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बढ़ गई। इसका मतलब क्या होगा, नाभिकीय आवेश को सुरक्षित कर लिया गया। तो इस इफेक्ट को क्या बोल दिया जाता है, शील्डिंग इफेक्ट। तो देखना बच्चों ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेफिनेशन किसकी मैं दे सकता हूं कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन्स का, आंतरिक कोश के इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की क्षमता, प्रतिकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। तो मैंने कारण बताया था इनर पेयर इफेक्ट के कारण, इनर पेयर इफेक्ट का कारण क्या है, परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। इसके कारण क्या होता है, ऑर्बिटल्स का सेपरेशन हो जाता है। ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूं तो इस सेल में इलेक्ट्रॉन, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, और इस वैलेंस सेल में जो उपस्थित होंगे, इस सेल में उपस्थित ऑर्बिटल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन अलग होंगे। इन दोनों में रिपल्सन लगेगा तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इनर पेयर इफेक्ट देखने को मिलेगा, या इनर इफेक्ट के कारण क्या बताया जाता है, एक और सेपरेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स का विसरण, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। तो इस तरीके से इसमें कारण बताया जाता है। सबसे पहले बात होगी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको आप उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं अपन कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इसका, इन सभी का अपन ओवरऑल बात करें तो क्या फर्क पड़ेगा, देखना। इनर पेयर इफेक्ट को काम में लेंगे, शील्डिंग इफेक्ट को काम में लेंगे, और इंक्रीजिंग जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी भी अपन बात करेंगे। तो टॉप टू बॉटम जाने पर इन सभी का क्या फर्क पड़ेगा, देखना ध्यान से। देखना बच्चों, टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, पी ब्लॉक में सभी ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें से टॉप टू बॉटम जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम,
टॉप टू बॉटम जाने पर बच्चों क्या होगा, इसमें देखिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करूं सबसे पहले टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा, नाभिकीय आवेश भी बढ़ता जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए बच्चों, अब अगर बात की जाए यहाँ पे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो मैं कहूँ यहाँ पे बात अगर करूँ, देखना नाभिकीय आवेश बढ़ने का कारण यहाँ पे क्या है, इस तरीके से यहाँ पे नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा नाभिकीय आवेश बढ़ेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। अब देखिएगा, नाभिक के चारों ओर ये जो सेल हैं, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, इन सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, नाभिक पर कैसा आवेश होता है, प्लस Ze। नाभिकीय आवेश कितना होता है, Ze। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ। क्यों बढ़ेगा, देखें इन दोनों के बीच क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है, यहाँ पे अट्रैक्शन लगता है, आकर्षण लगता है, आकर्षण, अट्रैक्शन लगता है इन दोनों के बीच। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक साथ बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन इन सेल में ज्यादा से ज्यादा होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरीके से ऐसे, ये मान लो ये क्या है, वैलेंस सेल, किसी एलिमेंट का क्या है, ये वैलेंस सेल, बाह्यतम कोश है। तो प्रेरक्षण प्रभाव कारण बताया जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, कई बार क्या होता है, वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल का जो एस, कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो वैलेंस सेल है उसमें एस ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण वो वैलेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, वैलेंसी शो करने में उसमें इंक्लूड नहीं होते। इसको क्या बोला जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखना बच्चों, इसका इस पे क्या प्रभाव पड़ा, नाभिकीय आवेश के कारण और प्रेरक्षण प्रभाव पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। देखना, मैंने कहा नाभिकीय आवेश बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर, तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, दुर्बल प्रेरक्षण होगा। क्या होगा, दुर्बल प्रेरक्षण। मतलब क्या हुआ, वीक शिल्डिंग होगी। शिल्डिंग का मतलब क्या हुआ, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाह्यतम कोश में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन लगाएंगे। इन दोनों के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन। तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन लगने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, प्रेरक्षण प्रभाव कहलाती है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा होंगे, तो इन दोनों के बीच, नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण उतना ज्यादा होगा। आकर्षण जितना ज्यादा होगा तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। इसका मतलब वहां पे प्रेरक्षण प्रभाव भी उतना ही क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। प्रेरक्षण प्रभाव ज्यादा मिलेगा, तो टॉप टू बॉटम जाने पर प्रेरक्षण प्रभाव, दुर्बल प्रेरक्षण प्रभाव भी क्या होता है, यहाँ पे प्रेरक्षण प्रभाव दुर्बल होने लगता है। दुर्बल होने का मतलब क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साथ बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ने से, इस ओवरऑल अगर सेल्स की बात करूं मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा हो गई तो वहां पे क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच ये नाभिक के बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, तो साइज बढ़ गई। एटॉमिक टॉप टू बॉटम जाने पर क्या बढ़ती है, साइज बढ़ गई। साइज बढ़ने के कारण यहाँ पे इन दोनों के बीच रिपल्सन भी लगेगा, तो ये नाभिक के आवेश से इसकी क्या होगी, प्रोटेक्शन पावर कम हो जाती है। कम क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे जो शिल्डिंग इफेक्ट लगा, शिल्डिंग इफेक्ट इसमें आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन लगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, इस नाभिक से थोड़ा दूर चले जाते हैं। दूर जाने से इन इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस नाभिक के आवेश से थोड़ा दूर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस नाभिक के आवेश की सुरक्षा कर दी किसने, इन्हें आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन ने। तो ये क्या कहलाता है, दुर्बल प्रेरक्षण कहलाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका कारण क्या हो गया, दुर्बल प्रेरक्षण होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ गया। नाभिक के आवेश बढ़ने का कारण भी क्या हो गया, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन क्या चले गए, नाभिक से थोड़ा दूर चले गए, जिसके कारण इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन
ये जो s इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए, और ये वैलेंसी रिप्रेजेंट करने में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये क्या कहलाता है, इनट पेयर इफेक्ट। तो इनट पेयर इफेक्ट, इसके कारण मैं बोल सकता हूं इनट पेयर इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, इनट पेयर इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये बात हो गई इसकी। तो अपने को कारण क्या बताना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा, जब नाभिकीय आवेश बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नाभिकीय आवेश बढ़ गया, इसका मतलब आकर्षण भी क्या होगा, बढ़ेगा। नाभिकीय आवेश बोल दो, नाभिकीय आकर्षण बोल दो। न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके बीच, नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉन के बीच उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा टॉप टू बॉटम जाने पर, उसके कारण परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, दुर्बल होगा। परिरक्षण दुर्बल क्यों हुआ, क्योंकि परिरक्षण क्या होता है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करने की पावर होती है। तो ये क्या होगा, दुर्बल होगा। दुर्बल होने का कारण मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन करने की पावर उतनी ही ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण इसको प्रोटेक्ट करना होता है। नाभिकीय आवेश को प्रोटेक्शन देनी होती है, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर नाभिक से दूर चले जाएंगे तो इस नाभिकीय आवेश का प्रोटेक्शन हो जाएगा, इसकी शील्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव कम देखने को मिलेगा और इनट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर वर्ग में इनट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। इस चीज को ध्यान में रखना। कारण मैंने बता दिया सभी तरीके के कारण। इनट पेयर इफेक्ट का कारण क्या है, शील्डिंग इफेक्ट, वीक शील्डिंग इफेक्ट एंड इंक्रीजिंग है न्यूक्लियर चार्ज और सेपरेशन ऑफ ऑर्बिटल से इसके कारण होते हैं। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं सभी फैमिलीज की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन इनट पेयर इफेक्ट और जनरली जो बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली की। किसकी बात करूंगा अब, सबसे पहले बोरॉन फैमिली। देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली से स्टार्ट कर देते हैं। बोरॉन फैमिली में देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर मैंने कहा बोरॉन फैमिली में सबसे पहले ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोली जाती है, फॉर्मूला क्या होता है N, और इनट पेयर इफेक्ट के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोली जाती है, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन का कई बार क्या होता है, कुछ है पी ब्लॉक के, कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या हो जाता है, कई बार पी ब्लॉक के बाह्यतम कोश के s इलेक्ट्रॉन्स का इनएक्टिव हो जाना या निष्क्रिय हो जाना, वैलेंसी शो नहीं करने, इसका मतलब वैलेंसी में, इसको वैलेंसी या संयोजकता दर्शाने में भाग नहीं लेते। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई वैलेंस सेल है, कोई वैलेंस सेल, इस वैलेंस सेल में अगर मैं बात करूं s ऑर्बिटल की, तो इसने कहा s ऑर्बिटल में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो s ऑर्बिटल में कितने अधिकतम, s ऑर्बिटल, s उपकोश में कितने होते हैं ऑर्बिटल, एक होता है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कभी भी वैलेंसी शो नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, शो, संयोजकता या वैलेंसी शो नहीं करेंगे, वैलेंसी रिप्रेजेंट करने में कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ पे कम हो गए, वैलेंसी में पार्टिसिपेट नहीं करे। इसका मतलब जनरली जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें से अपन क्या कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, इनट पेयर इफेक्ट के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखना बच्चों, टॉप टू बॉटम जाने पर अपन बोरॉन फैमिली की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट N का मतलब क्या है, N बोला जाता है ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर बोरॉन फैमिली किस ग्रुप का है, 13 ग्रुप, या इसको क्या बोला जाता है, थर्ड ए। थर्ड ए का मतलब इसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 3, या ग्रुप, किस ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर N की बात करूं तो कितना होगा, 3।
तो इसकी जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोली जाती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाती है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बोली जाएगी, 3 - 2। n कितना है, 3 हो गया, तो 1 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके कारण होती है, अकिरियुगम प्रभाव के कारण, और इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके कारण होती है, ग्रुप के अकॉर्डिंग या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +1। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला जाता है, NH2 NP 1 से 6। 1 से 6 का मतलब यहाँ से 1 से 6 टोटल कितने हो गए, 6 ग्रुप हो गए। सबसे पहले ग्रुप कौन सा है, बोरॉन फैमिली, उसकी बात करेंगे। इसका मतलब P में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जनरली क्या बोला जाता है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखना NH2 NP1, इसमें से मैं क्या करूं, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दूं। कोई भी न्यूट्रल स्पीसी में से मैंने क्या कर दिए, कोई 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। इसका मतलब यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, उस स्पीसी पर +3 चार्ज आएगा। उस स्पीसी पर कैसा चार्ज आएगा, +3 चार्ज आएगा। अब देखिएगा बच्चों, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं NH2 NP1, तो ये तो क्या हो गया, +3 इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने क्या कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन कम करे तो इसमें से क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई। ये तीनों इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है, वैलेंस शेल है, कोई बाह्यतम कोश है NH2 NP1, ये भी कोई बाह्यतम कोश है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण यहाँ पे क्या लगेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण मैंने बोला कई बार किसी एलिमेंट्स में क्या हो जाता है, p ब्लॉक के एलिमेंट्स में बाह्यतम कोश का, ये बाह्यतम कोश में s इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ये क्या हो गए, इनएक्टिव। ये जब इनएक्टिव हो गए इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ये क्या नहीं करेंगे, वैलेंसी में पार्टिसिपेट है, वैलेंसी शो नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें से अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस 1 इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाएगी। इसका मतलब एक्चुअल में यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करी, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने के कारण s इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए। तो बाह्यतम कोश के s इलेक्ट्रॉन इनएक्टिव होने से सिर्फ p में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये न्यूट्रल स्पीसी, कोई भी न्यूट्रल स्पीसी की बात कर रहा हूं मैं, उसमें से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पे उस पर कैसा चार्ज आएगा, +1। तो ये बात हो गई बोरॉन फैमिली में जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाती है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोली जाती है, +1। कारण क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो +1 का कारण क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और जनरली क्या बोली जाती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अब बात आती है बोरॉन फैमिली की, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या चेंजेस आएगा। देखना, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मैंने क्या कहा, अकिरियुगम प्रभाव बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। मैंने कहा इसकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या बोली जाती है, बोरॉन फैमिली की ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोली जाती है, +3, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोली जाती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाती है +1। अब देखिएगा बच्चों, मैंने कहा टॉप टू बॉटम जाने पर, बोरॉन फैमिली में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या बढ़ता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है इसका मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ रहा है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व भी बढ़ेगा। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा टॉप टू बॉटम जाने पर, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व भी बढ़ेगा। अब देखना, अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व बढ़ता है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व कम हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो इनलेट पेयर इफेक्ट टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है, इसका मतलब इनलेट पेयर इफेक्ट के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो ये बढ़ेगा, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व भी बढ़ेगा और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व कम होगा। देखिएगा बच्चों, इसको अपन एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली इसने कहा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन फैमिली में क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है टॉप टू बॉटम जाने पर, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। देखिए इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखना टॉप टू बॉटम बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। अब देखना बच्चों ध्यान से, मैंने कहा टॉप टू बॉटम जाने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व बढ़ता है। अब मैं यहाँ पे इसी तरीके से अगर मैं फैमिलीज की बात करूँ इनकी, अब देखना, एक तो मैं कह दूं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। एक मैं कह दूं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। इन सभी पर चार्ज कैसा है, +1 है। अब देखिएगा बच्चों, मैंने कहा ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ता है, इनलेट पेयर इफेक्ट बढ़ता है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे जाने पर इनलेट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व बढ़ेगा। देखना ये स्थायित्व क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व लगातार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है। तो टेलुरियम, ये जो टेलुरियम है उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसी तरीके से मैंने कहा ऊपर से नीचे जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व कम होता है। कम होने का मतलब ये इस तरीके से कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर स्थायित्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये किसकी बात हो गई यहाँ पे, स्टेबिलिटी की। कंपेरेटिवली सभी इस फैमिली में एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी पूछ ले ऑक्सीडेशन स्टेट देकर, तो क्या बताना है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व बढ़ता जाएगा और +3 का कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बोरॉन है, बोरॉन की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3, और इस टेलुरियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 होती है, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बोरॉन की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, +3, और टेलुरियम की ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेबल स्टेट कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। इसका मतलब +1 टेलुरियम के लिए ज्यादा एग्जिस्ट करेगी ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे बोरॉन के लिए +3 ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों सिंपल चीजें हैं, बेसिक चीजें ये कंप्लीटली अपने को पता होनी चाहिए। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो मैंने कहा इससे बोरॉन फैमिली में टेलुरियम के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +1, और बोरॉन के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 होती है। इसके अकॉर्डिंग अपन एक छोटे से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को ये ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, टेलुरियम +3 की अगर बात की जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, टेलुरियम +1 में। टेलुरियम +3 किस में चेंज हो रहा है, +1 में। इसमें क्या बताना है, ये प्रक्रम कौन सा है, स्वतः प्रक्रम है या अस्वतः प्रक्रम, स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये बताना है कि प्रक्रम कौन सा होगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखिएगा सबसे पहले बात आती है, जो दिया गया एलिमेंट है, दिया गया एलिमेंट किस फैमिली का है, टेलुरियम बोरॉन फैमिली का। बोरॉन फैमिली में क्या होता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके कारण बोली जाती है, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं टेलुरियम की। मैंने कहा बोरॉन फैमिली में टेलुरियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोली जाती है, +1। टेलुरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, ज्यादा स्थायी, +1। +1 का मतलब ये टेलुरियम +3 यहाँ पे क्या है, कम स्टेबल, कम स्थायी है, और ये टेलुरियम +1 क्या है, ज्यादा स्थायी है।
इसका मतलब रिएक्शन देखना कहां से कहां जा रही है, टेलुरियम +3 से टेलुरियम +1, इसका मतलब कम स्टेबल की से ज्यादा स्टेबल की तरफ रिएक्शन जा रही है। इसका मतलब ऑटोमेटिक रिएक्शन होगी कि कोई एलिमेंट अपनी लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां जा रहा है, मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इसका मतलब इस तरीके का प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो यहाँ पे अपन इसका आंसर क्या देंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः प्रक्रम, अपने आप ये प्रक्रम होगा। जब स्पॉन्टेनियस प्रक्रम या स्वतः प्रक्रम होता है तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी का मान क्या होता है, नेगेटिव बोला जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या बोली जाती है, नेगेटिव। इस चीज को ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे डेल्टा जी भी पूछ लेता तो अपने को क्या बतानी है, नेगेटिव बतानी है। अगर ये प्रक्रम कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस क्यों है, मैंने बता दिया कि टेलुरियम +1 में जा रहा है, इसका मतलब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो इसका प्रक्रम कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या कहलाती है, इसमें नेगेटिव होगी। तो इस क्वेश्चन को उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, थोड़े बेसिक कंसेप्ट याद है तो इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है TlCl3 की प्रकृति क्या होगी, नेचर ऑफ ए TlCl3। इसका मतलब क्या है, नेचर का मतलब क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक होता है या अपचायक होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें अपने चेक करना है। तो देखिएगा, जो अपने को कंपाउंड दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा बच्चों, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, किसकी, टेलुरियम की। टेलुरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है, TL की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, इसका मतलब इसका X मान लेता हूं मैं। एक क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1, तो 3 पे कितना होगा, -3 इजिकल टू ओवरऑल इस पूरे कंपाउंड पर कितना चार्ज है वो इसके इक्वल में लिख दिया जाता है। ओवरऑल इस कंपाउंड पर कितना चार्ज है, 0, इसका मतलब इसके इक्वल में कितना आ जाएगा, 0। X इजिकल टू क्या होगा, जब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो 3, तो इसका मतलब टेलुरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, +3। तो अपने वो जो कंपाउंड दिया गया उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। अब अपने को पता है टेलुरियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। इसका मतलब ये टेलुरियम +3 किसमें चेंज होगा, टेलुरियम +1 में चेंज होना चाहेगा, क्योंकि ये इसकी क्या होती है, स्टेबल ऑक्सीडेशन फॉर्म होती है, और ये क्या होती है, अनस्टेबल। कंपेरेटिवली बात करें तो ये इसकी क्या होती है, अनस्टेबल है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो अनस्टेबल से किसकी तरफ जा रहा है, स्टेबल की तरफ। तो +3 से +1 में जा रहा है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। +3 से +1 में जा रहा है, इसका मतलब इसने क्या करे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, गेन इलेक्ट्रॉन, ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, उसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिडक्शन। ऐसी प्रोसेस जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो इस टेलुरियम +3 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ये इसकी प्रोसेस क्या होगी, जिसमें ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब देखना, ये अपचयन हो गया। अब इसमें क्या हुआ, टेलुरियम खुद का क्या हुआ है, अपचयन हुआ। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कई बार बच्चों को, देखना मैं ध्यान से समझा रहा हूँ। यहाँ से देखिए, टेलुरियम +3 का क्या हो रहा है, टेलुरियम +1 में अपचयन हो रहा है। अपचयन क्या हो रहा है, टेलुरियम खुद का अपचयन, टेलुरियम खुद का अपचयन। यहाँ पे जो रिएक्शन अपन शो कर रहे हैं, इसमें टेलुरियम क्या कर रहा है, यहाँ पे टेलुरियम में रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए, इसने क्या पूछा है, टेलुरियम Cl3 की नेचर क्या होगी। तो नेचर यहाँ पे क्या बोली जाएगी, यहाँ पे खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरे का ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बच्चों ध्यान से, कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसकी नेचर कैसी होगी, अपना आंसर क्या होगा, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कई बार दिमाग क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे तो रिडक्शन हो रहा है और आप क्या बता रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ। तो मैंने कहा इसकी नेचर क्या होगी, इसके उल्टी होगी। जो प्रोसेस जिसके अंतर्गत चल रही है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, ऐसा एजेंट जो क्या करता हो, खुद का तो क्या करता हो,
रिडक्शन करता हो, खुद का क्या करता हो, रिडक्शन करता हो, और दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऐसा क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो TlCl3 में टेलुरियम खुद का तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, और ये दूसरे का क्या करेगा, ये पूरा कंप्लीट है, इसकी नेचर क्या होगी, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और खुद का क्या होता है, खुद टेलुरियम का क्या होता है, यहाँ पे अपचयन होता है। इसका मतलब देखना, मैंने कहा जब नाम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना थोड़ा। वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसमें खुद का क्या होगा, रिडक्शन, दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। इस तरीके से ध्यान में रखना। अगर ये क्या होता, रिड्यूसिंग एजेंट होता, तो खुद का क्या करता, ऑक्सीडेशन करता, और दूसरे का क्या करता, रिडक्शन करता। लेकिन अभी इसकी नेचर क्या होगी, क्योंकि खुद का रिडक्शन हो रहा है तो इसकी नेचर कैसी होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेलुरियम I3 में I की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। क्वेश्चन क्या है, टेलुरियम I3 में I की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, कितनी होगी। देखिएगा बच्चों कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले मैंने कहा ये जिस एलिमेंट की बात कर रहा है, टेलुरियम की बात कर रहा है, किस फैमिली का है, बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली का मतलब क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व तो क्या होता है, ज्यादा होता है, और +3 का क्या होता है, स्थायित्व कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, टॉप टू बॉटम वाला आइटम कौन है, टेलुरियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ये टेलुरियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी एग्जिस्ट करेगी, ज्यादा, +1 और +3 में, इन दोनों में से ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा किसकी स्टेबल होगी, ऊपर से नीचे जाने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व बढ़ता है। इसका मतलब टेलुरियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट उसके लिए ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली +3 के। तो देखना यहाँ से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखना ध्यान से। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ऐसे ही तो बनते हैं आयनिक कंपाउंड, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, आपस में क्या कर लेते हैं, ये कंपाउंड बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टेलुरियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे +1 है, तो इस I3 पे, पूरे I3 पर मैंने क्या चार्ज लगा दिया, -1। तो इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी और TlI3 बना लेंगे। इसका मतलब देखना, मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूँ, Tl +1 और पूरे I3 पर मैंने क्या लगा दिया, -1। अब देखना बच्चों, इसने क्या पूछा है, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, तो टेलुरियम +1 का अपना यहाँ पे कोई काम है नहीं, अपने क्या कर लिया, इसको आयनिक फॉर्म में ब्रेक कर लिया। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, TlI3 को Tl +1 और I3 -1। अपने को I की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, तो अब देखना बच्चों, टेलुरियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, जिसके कारण इस पे कैसा चार्ज आ गया, -1 चार्ज आ गया। तो इसके कारण I की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो कितने हैं आयोडीन, 3। I की ऑक्सीडेशन स्टेट जिसके निकाल लिए उसको क्या मान लेंगे, X, और कंपाउंड है नहीं, तो इस ओवरऑल इस कंपाउंड पे कितना चार्ज है, -1, तो इक्वल में क्या लगा देंगे, -1। तो X = क्या आएगा, -1/3। तो I की ऑक्सीडेशन स्टेट अपना आंसर क्या होगा, -1/3 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसके बेसिकली आइडिया होना चाहिए। उतार लो तो इसको, उसके बाद में इसको रफ करूंगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं। जैसे अपन बोरॉन फैमिली में पढ़ा, उसी तरीके से किसमें पढ़ेंगे, कार्बन फैमिली में बात करेंगे। देखना ध्यान से, कार्बन फैमिली देखिएगा बच्चों, कार्बन फैमिली, इसका अगर मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 NP 1 से 6 था। इसका मतलब 1 किसके लिए हो गया, बोरॉन फैमिली के लिए, P में एक इलेक्ट्रॉन। अब 2 किसके लिए आएगा, कार्बन फैमिली के, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला जाएगा, NH2 NP2। अब देखना बच्चों, यहाँ पे इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट
ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोली जाती है? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मूला क्या होता है? एन का मतलब ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? 14 को क्या बोला जाता है? फोर्थ का मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 4। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अब देखना इनट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? कितनी कम करनी है? 2 कम करनी है। तो 4 में से 2 कम करूंगा तो कितना आएगा? 2। इसका मतलब इनट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है? +2। और जनरली इसकी कौन सी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट? है +4 आती है। अब देखना बच्चों, NH2NP2 इसमें से अगर मैं क्या कर दूं? 4 इलेक्ट्रॉन कम कर दूं, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन कम कर दूं तो कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज मान लो जिसका बाह्यतम कोष क्या है? NH2NP, तो उसमें से मैं 4 इलेक्ट्रॉन कम कर देता हूं तो उस पे चार्ज कैसा आएगा? +4। उस पे चार्ज कैसा आएगा? +4। इसी तरीके से देखना NH2NP2 कोई भी न्यूट्रल एटम जिसका बाह्यतम कोष वैलेंस शेल क्या है? NH2NP2, इसमें से मैं 4 इलेक्ट्रॉन कम करना चाहूं तो यहाँ पे क्या लगेगा? अगर इनट पेयर इफेक्ट लगता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, अगर इनट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होता है? उस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में बाह्यतम कोष के जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाह्यतम कोष के s इलेक्ट्रॉन, ये s इलेक्ट्रॉन हो गई, s इलेक्ट्रॉन का इनएक्टिव हो जाना, इनएक्टिव या इनका इनर्ट फॉर्म में हो जाना, इसका मतलब ये वैलेंसी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वैलेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वैलेंसी रिप्रेजेंट करने में इंक्लूड नहीं होंगे। तो मैंने कहा आईपीई का मतलब क्या है? इनट पेयर इफेक्ट के कारण किसी न्यूट्रल एटम में बाह्यतम कोष के s इलेक्ट्रॉन का इनएक्टिव हो जाना या संयोजकता में भाग नहीं लेना। इसके कारण क्या होता है? s इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ये संयोजकता में भाग नहीं लेंगे। संयोजकता में भाग नहीं लेने से यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अपनी संयोजकता में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका मतलब एक्चुअल में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो किसी न्यूट्रल स्पीशीज में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन कौन से निकले? पी में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीशीज में से निकलने से यहाँ पे इस पे कैसा चार्ज आता है? अगर किसी न्यूट्रल स्पीशीज में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पे कैसा चार्ज आएगा? +2 चार्ज आता है। इस तरीके से ध्यान में रखना होता है। तो देखना ये किसके कारण है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? इनट पेयर इफेक्ट के कारण, और ये जनरली ग्रुप के कारण। तो इनट पेयर इफेक्ट के कारण अगर कोई पूछ ले कि कार्बन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। और जनरली जो बोली जाती है ग्रुप के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोली जाती है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाती है। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, अब अगर बात की जाए कार्बन फैमिली में टॉप टू बॉटम जाने पर, कार्बन फैमिली में टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम मतलब क्या हुआ? कार्बन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ता है? मैंने कहा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनट पेयर इफेक्ट, अकेलिय युग्म प्रभाव बढ़ता है। अकेलिय युग्म प्रभाव बढ़ेगा तो देखना जब अकेलिय युग्म प्रभाव बढ़ेगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ध्यान से देखिएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें बेसिक तो ध्यान में रखना। तो मैंने कहा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? इनट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है इसकी मैंने बात कर ली थी। अब बात आती है यहाँ पे इनट पेयर इफेक्ट बढ़ने के कारण, इनट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो +4 की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। एक बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम होगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व तो बढ़ता है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस तरीके से ध्यान में रखना होता है इन चीजों को, बेसिक चीजें। इसको अपन एग्जांपल से समझ लेंगे जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको उतार लें। चलिएगा बच्चों, इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूं आप लोगों को कि ये क्या कहना चाह रहा है। जिस तरीके से अपने किस में पढ़ा? बोरॉन फैमिली में पढ़ा, वैसे ही क्या है ये कार्बन फैमिली में होगा। थोड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? यहाँ पे चेंज हो गई। अब देखना, जैसे एग्जांपल लूं मैं, एग्जांपल्स की अगर बात की जाए
एग्जाम्पल जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसकी मैंने बात कर ली। इसी तरीके से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। एक तो मैं इसकी बात करूँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 +4 +4 +4। एक मैं बात करूँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं एलिमेंट्स की तरफ, टॉप टू बॉटम जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की तो क्या होगी, यहाँ पे बढ़ती जाएगी, और +4 की क्या होगी, जब एक बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसका ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी का। ऑक्सीडेशन स्टेट में रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब पीबी के लिए, लेड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, स्टेबल, +2। तो पीबी के लिए स्टेबल कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 हो गई। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे कार्बन के लिए, कार्बन के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +4। कार्बन के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर +4 का स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ऊपर से नीचे जाने पर। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है कि टॉप टू बॉटम जाने पर +2 का तो स्थायित्व क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, +4 का कम होगा। तो +2 का बढ़ेगा, जिसका मतलब पीबी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगी और कार्बन +4 में ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से ध्यान में रखना है कंपेरेटिवली ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। चलिएगा बच्चों, अब मैं अदर क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ इसी अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कार्बन फैमिली में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व बढ़ता है और +4 का कम होता है। इसी के अकॉर्डिंग मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है Pb +4 कन्वर्ट इनटू Pb +2। लेड +4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड +2 में। तो इसने क्या पूछा है, प्रोसेस पूछा है। प्रोसेस बताओ स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब क्या है, ये स्वतः प्रक्रम है या अस्वतः प्रक्रम, ये अपने को बताना है कि स्वतः प्रक्रम है या अस्वतः प्रक्रम। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, सबसे पहले जो एलिमेंट दिया गया है वो किस फैमिली का है, कार्बन फैमिली। किस फैमिली का है, कार्बन फैमिली का। मैंने कहा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व बढ़ता है और +4 का कम होता है। इसका मतलब पीबी की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोली जाती है, पीबी की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी बोली जाती है, +2। तो पीबी की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है। इसका मतलब +4 इसकी क्या हो गई, अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेरेटिवली। और ये क्या है, इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब अनस्टेबल से किसकी तरफ जा रही है रिएक्शन, स्टेबल की तरफ जा रही है, अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रक्रम अपने आप क्या होगा, स्वतः होगा, स्वतः प्रक्रम होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस होगी, रिएक्शन अपने आप होगी, स्वतः प्रक्रम होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। जिसके लिए अगर कोई डेल्टा जी पूछ ले तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी हमेशा ही क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, इसलिए प्रोसेस कौन सी है, स्पॉन्टेनियस। इसको उतार लो बच्चों इस क्वेश्चन को, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है PbCl4 एंड PbO2
इन दोनों की नेचर पूछ रहा है, नेचर क्या होगी। नेचर का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो PbCl4 एंड PbO2 इसके नेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं देखना। सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, दिया गया एलिमेंट किस फैमिली का है, किस फैमिली का है ये, कार्बन फैमिली। अब अपन इसकी क्या करेंगे, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन फैमिली में जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +4, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी स्टेट कौन सी बोली जाती है +2। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी स्टेट कौन सी बोली जाती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखना बच्चों, अब अगर PbCl4 एंड PbO2 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कैसे होगी देखना। Pb जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है उसको x मान ले। क्लोरीन पे 1 पे -1 होता है, एक क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है तो 4 है तो -4, ओवरऑल कंपाउंड पर 0 चार्ज है तो इक्वल 0, x +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से इसमें निकालेंगे, Pb की x मान लेते हैं, निकालनी है। एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है -2, तो 2 पे कितना होगा -4 ओवरऑल इस कंपाउंड पे कितना है चार्ज 0, x कितना आएगा +4। इसका मतलब दोनों में ही Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट Pb की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, Pb की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाती है, एक तो +2 और एक है +4। तो स्टेबल कौन सी होगी +2। Pb की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +2, क्यों होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इसका मतलब ये स्टेबल फॉर्म नहीं है। स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी +2, स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी +2। इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब देखिए बच्चों, +4 से +2 में गया है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, और इसने क्या किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके +2 में जा गया है। इसका मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना उसको क्या बोला जाता है रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलते हैं रिडक्शन। इसका मतलब ये क्या है, इसमें Pb का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, खुद का रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये दूसरे का क्या करेंगे ऑक्सीडेशन करेंगे, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करता है और खुद का क्या होता है इसके अंतर्गत है। तो PbCl4 एंड PbO2 क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है, क्योंकि Pb में खुद का क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन होगा। क्यों होगा, कारण मैंने बता दिया कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है, इसको स्टेबल फॉर्म में जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके +2 में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है उसको क्या बोला जाता है रिडक्शन। तो खुद का तो क्या होता है रिडक्शन और दूसरों का क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसको क्या बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों, इन दोनों की नेचर क्या होगी, दोनों की नेचर ही क्या होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। इसको उतार ले इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। चलिएगा बच्चों, ये बात हो गई किसकी कार्बन फैमिली की। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बता दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट फैमिली पर चलते हैं अपन। नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला जाता है NH2NP3। NH2NP3। अब देखना बच्चों NH2NP3, इसमें से अगर मैं क्या करूं, सबसे पहले ये बाह्यतम कोष है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दूं ऐड कर दूं। कोई भी न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का ये क्या है वैलेंस शेल, बाह्यतम कोष है। किसी न्यूट्रल एटम का क्या है बाह्यतम कोष। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन मैं क्या कर दूं ऐड कर दूं। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो किसी न्यूट्रल स्पीसी में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो
-3, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो -1, 2 तो -2, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब है -3 चार्ज होगा। तो जनरली जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोली जाती है? -3। जनरली नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोली जाती है? -3। अब देखना बच्चों, NH2NP3 कोई भी न्यूट्रल एटम जिसका बाह्यतम कोष क्या है? NH2NP3। इसमें से मैं क्या करूं? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं। इसमें से मैं क्या करूं? 3 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, अगर इस फैमिली में क्या लगता हो? इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता हो, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होता है? इसके बाह्यतम कोष में जो S इलेक्ट्रॉन्स है, S में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव का मतलब वैलेंसी या संयोजकता में भाग नहीं लेंगे, संयोजकता या वैलेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं, देखना 3 इलेक्ट्रॉन कौन से निकलेंगे? इससे P वाले, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि संयोजकता में भाग नहीं लेंगे, इनएक्टिव हो जाते हैं। किसके कारण? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो P के 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो न्यूट्रल एटम में से बाह्यतम कोष में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो उसका मतलब क्या हुआ? उस पर कैसा चार्ज आएगा? +3 चार्ज। ये किसके कारण हुआ? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, क्योंकि पॉसिबिलिटी कितनी थी? 5 इलेक्ट्रॉन की थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस इनर्ट पेयर इफेक्ट अकेले एवं प्रभाव के कारण 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन किसके निकलेंगे? सिर्फ है P के। तो न्यूट्रल स्पीशीज में से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर चार्ज कैसा आता है? +3 चार्ज। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके कारण आती है? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो 2 तरीके की बात हो गई इसमें नाइट्रोजन फैमिली में, कि एक तो जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाती है, जनरली ये किस क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजन फैमिली की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोली जाती है? -3। और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या बोली जाती है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कंपैरेटिवली अगर बात करें तो बोरॉन फैमिली की इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन फैमिली की इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और नाइट्रोजन फैमिली की इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से अपन आगे फैमिलीज पढ़ेंगे तो उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, जैसे ऑक्सीजन फैमिली की बात करूं तो उसमें क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +4 होगा, और उसमें हाइड्रोजन फैमिली की बात करूं तो +5 हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान में रखना। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा बच्चों, देखिएगा एक बात और बता देता हूं मैं। टॉप टू बॉटम जाने पर, यानी यहीं पे बात कर लेता हूं, टॉप टू बॉटम जाने पर, इस फैमिली में टॉप टू बॉटम जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? बढ़ता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कंपेरेटिवली अपन जिस तरीके से अदर फैमिलीज में बात की है, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ गया तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब जल्दी से इसको उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। एक छोटे से क्वेश्चन से मैं इसको और डिफाइन कर दूंगा। तो देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात की जाए, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे बिस्मिथ की बात कर लेता हूं। बिस्मिथ एक तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक बिस्मिथ की -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्टेबल कौन सी होगी? स्टेबल स्टेट कौन सी बोली जाती है? मैंने कहा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इंडक्टिव, ये जो IPE का मतलब अकेले गुण प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आती है। +3 का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और -3 का कम होगा। तो यहाँ पे क्या बताना है? टॉप टू बॉटम +3 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। बिस्मिथ टॉप बॉटम एलिमेंट में क्या होता है? +3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो +3 की ज्यादा होगी, क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट भी बढ़ता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल होगी। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है? बिस्मिथ
+3 इज मोर स्टेबल देन बिस्मिथ है -3। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसको ध्यान, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि नेट पे इफेक्ट बढ़ गया तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और -3 की स्टेबिलिटी कम होगी। चलिए बच्चों, ये बात हो गई नाइट्रोजन फैमिली की। अब मैं एक साथ बता देता हूँ जो दो बाकी फैमिलीज बच गई, एक तो ऑक्सीजन फैमिली और एक हैलोजन फैमिली। देखना, ऑक्सीजन फैमिली और एक इसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली। देखना बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो NH2Np4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला जाएगा, NH2Np5। अपन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो देखिएगा बच्चों, NH2Np4, NH2Np4 की बात की जाए, अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, किसी न्यूट्रल एटम का जो वैलेंस शेल है उसमें मैं क्या कर दूं, किसी एटम न्यूट्रल एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, -2। इसका मतलब ऑक्सीजन फैमिली में जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाती है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोली जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जनरली। अब देखना बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, NH2Np4। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, कम कर दूं, इसका मतलब बाह्य तमकोश में S इलेक्ट्रॉन का इनएक्टिव हो जाना। इसका मतलब ये संयोजकता दर्शाने में भाग नहीं लेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन कौन से निकलेंगे, P के। इसका मतलब किसी न्यूट्रल एटम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, +4। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जनरली जो ऑक्सीजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताई जाती है, +4 बताई जाती है। अब देखना, ये तो बात हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों की, इतना ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है ऑक्सीजन फैमिली में। अब हैलोजन फैमिली की इसी तरीके से बात कर लेते हैं। हैलोजन फैमिली में देखना बच्चों, हैलोजन फैमिली की बात की जाए तो ये क्या है, किसी न्यूट्रल एटम का बाह्यतम कोष है। बाह्यतम कोष में से अगर मैं इसमें से क्या करूं, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, 1 इलेक्ट्रॉन। किसी न्यूट्रल एटम में जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उस पर चार्ज कैसा आता है, -1। तो जनरली हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोली जाती है, -1 बोली जाती है। अगर देखना NH2Np5, ये क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण किसी एलिमेंट के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन S इलेक्ट्रॉन का इनएक्टिव हो जाना। इसका मतलब संयोजकता में भागे, संयोजकता दर्शाने में भाग नहीं लेंगे S वाले इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे P इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर यहाँ से मैं 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर दूं किसी न्यूट्रल एटम में से, तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, +5। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन फैमिली की किसके कारण आती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एक बढ़ाना है सभी फैमिलीज में, जैसे बोरॉन में +1, कार्बन में +2, नाइट्रोजन में +3, ऑक्सीजन में +4 और हैलोजन में +5। किसके कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण मैंने ये बता दिया आप लोगों को। तो इतना ही क्वेश्चन आता है इसमें ऑक्सीजन और हैलोजन फैमिली। ज़्यादातर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कहाँ से होती है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसको उतार ले, ये बात हो गई P ब्लॉक की। तो बच्चों ये बात हो गई P ब्लॉक की। आप लोगों को अगर ये समझ में आया लेक्चर तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इजीली समझ में आया होगा, एक एक चीज़ मैंने बेसिकली आप लोगों को बताई है। तो इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे बच्चों पीरियोडिक टेबल में। S ब्लॉक हो गया अपना, P ब्लॉक हो गया, इसके आगे अपन पढ़ेंगे D ब्लॉक, D ब्लॉक के एलिमेंट्स और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों।
अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे, किसी भी तरीके की आप लोगों को कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों।